जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल भाई? सारे बच्चे फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो इसको जी। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से डाल दो इसको। मौज पे आई और लाइक का बटन ठोक दो, लाइक कर दिया करो आते ही तुम फटाफट से। समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उस भर डाला। खाली देखा सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जल्दी, जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं वीडियो को। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार चलो जी। तुम्ही, मेरा बेड़ा वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल वेरी गुड गई इवनिंग भाई, कुछ वेरी गुड भी इवनिंग जी। कहना। की हाल चाल? गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग सोहेल, गुड इवनिंग महिमा, गुड इवनिंग अक्षय, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग हो क्या नाम है? अमित, दीप,
सिया, बाला, ओ बाला, ओ बाला, ओ बाला, बाला 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 बाला। गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग अंजलि, मिताली, निशा, कोमल, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के मेरे नालायकों? बढ़िया हो एकदम, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट करके मजा आ गया तो फिर लाइक करा करो नालायकों। ना तुम किसी को बताते हो, ना तुम किसी के साथ में शेयर करते हो तुम नालायक बच्चे बिल्कुल ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली, विद क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, और फाइनली आज से हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट स्टार्ट होने जा रही है। अब जीएसटी के अमेंडमेंट में कितने लेक्चर लगेंगे? वैसे मैंने टारगेट लिया 3 लेक्चर का, बट मैक्सिमम अगर तुम्हें लगेगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएंगी इतनी जल्दी तो हम 4 लेक्चर लगा सकते हैं, बट 4 लेक्चर के ज्यादा जीएसटी में नहीं लगेंगे, क्योंकि जीएसटी में इतनी खास अमेंडमेंट नहीं है, गिने चुने चैप्टर्स में अमेंडमेंट है। तो हम लेक्चर लेके चल रहे हैं 3, बट अगर मैक्सिमम लेक्चर लगेंगे तो 4 लेक्चर लगेंगे, और देन फिर हमारी जीएसटी की भी सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी। और मैं दोबारा बोल दूं, ये अमेंडमेंट किसके लिए है? ये अमेंडमेंट पहली बार सबको देखनी है, ठीक है ना। आपने चाहे मेरा पहले बैच लिया है, नहीं लिया, आपने कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपके मई 25 में एग्जाम है, सितंबर 25 में एग्जाम है, या जून 25 में एग्जाम है, या दिसंबर 25 में एग्जाम है, इवन जनवरी 26 में भी जिनके एग्जाम है, तो ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। आपको ये देखनी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और जैसे ही 4 लेक्चर में हम जीएसटी के अमेंडमेंट खत्म करेंगे, फिर मैं आपको एक पूरा रिवीजन का प्लान दूंगा कि इनकम टैक्स की रिवीजन कैसे कैसे होगी, और क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, और जीएसटी की रिवीजन हमारी कैसे कैसे होगी, और क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो पूरा रिवीजन का प्लान मैं आपको दे दूंगा जी, ताकि दिमाग से ना एक टेंशन खत्म हो जाएगी अमेंडमेंट वाली, कि अमेंडमेंट हमारी सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार यहां पे आओ फटाफट से। एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पर आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं ना, तो पहले तो एक बार ये देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी में किस किस चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। तो ये जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, सिर्फ अमेंडमेंट इन चैप्टर में, बाकी सारे के सारे चैप्टर तुम कर सकते हो, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जैसे कि सर बेसिक ऑफ जीएसटी, तो बेसिक ऑफ जीएसटी तुम कर सकते हो, चैप्टर 1 तुम कर सकते हो। चैप्टर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो तुमने आर्टिकल किए, जो तुमने जीएसटी की इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंडिया की डेफिनेशन, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, आर्टिकल 246, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, वो सारी बातें सेम है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। देन फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर था सप्लाई, तो सप्लाई के चैप्टर में भी कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं है। जो हमने सप्लाई का चैप्टर पहले किया है, वो सेम सप्लाई का चैप्टर आज भी एप्लीकेबल है। उस चैप्टर में एडिशनल कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो जो तुमने पहले पढ़ा वो बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा। उसके बाद आरसीएम वाले चैप्टर में एक नई एंट्री आरसीएम में जुड़ी है, एक नई एंट्री है जो आरसीएम में जुड़ी है, तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। मैं उम्मीद करता हूं इस बार के एग्जाम में कंफर्म उस एंट्री में से क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो आरसीएम में अमेंडमेंट है। फिर एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर के अंदर है। याद है कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर, जहां पे 150 लाख की लिमिट है, 75 लाख की लिमिट है, फिर कुछ केस में 50 लाख की लिमिट है। ठीक है ना, तो उस चैप्टर के अंदर भी बहुत छोटी सी एक अमेंडमेंट है, तो उस अमेंडमेंट को भी आज हम डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई वाले केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा सेम है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा सेम है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईटीसी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है, आईटीसी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है। ठीक है ना, आईटीसी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है। आईटीसी ध्यान रखना, आईटीसी के अंदर 2-3 प्रोविजन नए इंसर्ट हुए हैं, वो बिल्कुल सिंपल, बट यस उसमें अमेंडमेंट है जी। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम है। अच्छा मैं एक बात और सुनना जी, मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर सप्लाई में चेंजेस हैं, मुझे तो समझ नहीं आया कहाँ से चेंजेस हैं भाई। मैंने भी देखे चेंजेस नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो सप्लीमेंट इशू करता है उसमें पुरानी अमेंडमेंट्स भी होती हैं, तो वो मत देखना। मैं पहले बता दूं, अगर किसी बच्चे ने जो अपडेटेड है, फिर सुन लो कान खोल के, जिसने जनवरी 25 तक की सारी अमेंडमेंट की हुई है, ठीक है ना, या दिसंबर 24 तक की सारी अमेंडमेंट की हुई है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। अब तुमने वही अमेंडमेंट नहीं की और तुम बोलो सप्लाई में अमेंडमेंट है, सर वो रेस्टोरेंट वाले केस में अमेंडमेंट आई थी सर, हमने सप्लाई के चैप्टर में अमेंडमेंट देखी थी, तो वो अमेंडमेंट जो थी वो पुरानी थी, वो दिसंबर 24 और जनवरी 25 वाली थी सप्लाई के चैप्टर में। उसके बाद कोई नया एडिशनल चेंज नहीं आया।
मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पहले जनवरी 25 या दिसंबर 24 तक की अमेंडमेंट देखी हुई है। तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि तुम वहां तक एग्जाम दे चुके हो। ठीक है ना। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी। उधर देखो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर वो टेरिटोरियल वाला पॉइंट ऐड हुआ है, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है उस चीज के अंदर। ठीक है ना, उसकी कोई भी रेलिवेंसी नहीं है, तो इस चैप्टर के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले केस के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्स वाले केस में अमेंडमेंट है। टीडीएस और टीसीएस वाले केस में छोटी सी अमेंडमेंट है। रिटर्न के चैप्टर में अमेंडमेंट है। अदर मिसलेनियस चैप्टर में कोई ऐसी खास अमेंडमेंट नहीं है। एग्जम्पशन के अंदर अमेंडमेंट है, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला पॉइंट सेक्शन 9(5) उसके अंदर अमेंडमेंट है। तो मेन जो मोटी मोटी अमेंडमेंट है ना वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, तो मेन मोटी मोटी अमेंडमेंट जो है वो सारी इसके अंदर आ रही है। तो एक बार मैं दोबारा से आपका सप्लीमेंट चेक कर लूंगा, बट इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस ये चैप्टर हमें अमेंडेड करने हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही है जो आपने पहले पढ़ा है, वही सेम आपने करना है। एडिशनल उसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर ये नॉन येलो वाले हम खुद कर सकते हैं? यस, तुम नॉन येलो वाले कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम नॉन येलो वाले कर सकते हो। अब सुनो, आज वाली अमेंडमेंट क्लास में, हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो ध्यान से, आज वाली अमेंडमेंट क्लास में हम कौन कौन सी अमेंडमेंट करेंगे। मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन कर दूं कि आज कौन सी करेंगे, कल कौन सी करेंगे, देन फिर परसों कौन सी करेंगे। आज वाली अमेंडमेंट क्लास में एक तो आरसीएम वाली अमेंडमेंट, मैं तुम्हें इसकी अमेंडमेंट करवा दूंगा जो अमेंडमेंट हमारी आरसीएम वाली है, एक तो ये देख लेंगे। फिर आज वाली अमेंडमेंट क्लास में कॉम्पोजिशन लेवी के चैप्टर की जो अमेंडमेंट है वो भी आज हम कर लेंगे। आज वाली अमेंडमेंट क्लास में टीडीएस टीसीएस वाली अमेंडमेंट भी करवा दूंगा। आज वाली अमेंडमेंट क्लास में रिटर्न के चैप्टर की आज हम अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे। और अगर टाइम बचा, वैसे बचेगा नहीं टाइम, बट अगर टाइम बचा तो आईटीसी के चैप्टर के अमेंडमेंट भी आज शुरुआत कर देंगे। नहीं तो वैसे मैंने कल के लिए रखा हुआ है, कल जो अमेंडमेंट करेंगे, कल हम अमेंडमेंट करेंगे आईटीसी प्लस में पेमेंट वाले चैप्टर की। फिर परसों जो अमेंडमेंट करेंगे वो अमेंडमेंट करेंगे एग्जम्पशन और ईसीओ वाले अमेंडमेंट करेंगे। बस ये 3 से 4 लेक्चर मेरे अमेंडमेंट में लगने हैं, देन मेरी जीएसटी की अमेंडमेंट सारी खत्म हो जाएंगी। स्टार्ट करें, डन। चलो क्लास हमारी 1 घंटे की होगी जी, क्लास हमारी 1 घंटे की होगी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अच्छा, आईटीसी जब मैं कल कराऊंगा ना तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आईटीसी थोड़ा बहुत ऊपर से कल पढ़ के आ जाना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आईटीसी थोड़ा सा कल एक बार ऊपर से पढ़ के आ जाना, ताकि जब मैं तुम्हें कल अमेंडमेंट कराऊं तुम्हें पुराने वाला याद हो। ठीक है ना। तो एक बार कल सारे बच्चे, कल होमवर्क क्या है, आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर जो पुराना है आपने वही पढ़ के आना है, तभी आपको अमेंडमेंट समझ में आएंगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो जी इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक बार मैं अमेंडमेंट पार्ट नंबर 1 जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ये नोट्स पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 कल मैं तुम्हें दे दूंगा, तो 2 पार्ट में नोट्स होंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अगेन अमेंडमेंट जो है वो इन सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं मान के चल रहा हूं आपने दिसंबर 24 या जनवरी 25 तक की सारी अमेंडमेंट की हुई है। अब यहाँ पे देखो रही, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट आई है आरसीएम की एंट्री के अंदर। अभी यहाँ पे एंट्री 5AB, इन्होंने ये वाली एंट्री जो है ना, ये एंट्री नई इंसर्ट की है। अब पहले ये सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नहीं मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब ये 5AB जो नई एंट्री इन्होंने इंसर्ट की है, ये एंट्री है क्या पहले वो समझो। अच्छा, याद है आपने आरसीएम के अंदर पहले एक वो एंट्री पढ़ी हुई थी, कौन सी एंट्री आपने पढ़ी थी, याद है कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। ये देखो ऊपर जो 5AA है, तो 5AA आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर किसी पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, तो उस केस में आरसीएम लगेगा। भाई सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो जीएसटी यहां पर पे करेगा। बट हाँ, अगर उसने अपनी पर्सनल पर्पस के लिए ली है और वो अपने पर्सनल अकाउंट से किराया पे कर रहा है, फिर वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है। बट अगर ऑब्वियस सी बात है उसने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ली, उसने कमर्शियल पर्पस के लिए ली है, फिर उसमें जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा, और वो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। ये एंट्री आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अब इसके नीचे ही इन्होंने क्या किया, एक एंट्री 5AB इंसर्ट कर दी। अब ये सुनिए 5AB क्या लेकर आए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। देखो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग
कि रेंटिंग पर तो जीएसटी था। अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी है और वो सामने वाला बंदा पे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक दुकान है, मेरे पास मान लो एक दुकान है। अब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मिस्टर वीजी हैं, तो मिस्टर वीजी के पास जो है, मान लो यहां पर क्या है, मिस्टर वीजी के पास ना एक शॉप है, एक दुकान है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिस्टर वीजी के हैं, मान लो मिस्टर वीजी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। तो मैंने क्या किया, ये दुकान किराए पर दे दी मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं इससे किराया चार्ज कर रहा हूं 40,000 रुपए पर मंथ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये सप्लाई होगी B2B, ये सप्लाई B2B है। तो अगर ये सप्लाई B2B है तो सिंपल सी बात है, इस पे जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग एग्जम्पशन में कवर नहीं थी। तो एग्जम्पशन में कवर नहीं थी तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड चार्ज में कवर थी, तो यहां पर ये वाला बंदा जो होगा जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट क्या निकल कह रहा है कि अगर मान लो मिस्टर एक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर मान लो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सप्लाई होगी B2C। तो अगर ये सप्लाई B2C है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैंने किराए पर दी है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं सामने वाले से किराया चार्ज करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दूंगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो चाहे B2B हो चाहे B2C हो, इन दोनों केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता था, दोनों केस में गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाता था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर मान लो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर मान लो मिस्टर वीजी मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और मिस्टर एक्स जो है ये भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब सारे बच्चे बोल देना ये भी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड, तो ये सप्लाई कौन सी होगी? ये सप्लाई होगी C2C। C2C का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब दोनों ही जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी का तो मतलब ही नहीं है ना, तो यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों कंज्यूमर हैं, दोनों अनरजिस्टर्ड हैं। प्रॉब्लम क्या आती है सर? प्रॉब्लम तब आ रही थी कि अगर मान लो मिस्टर वीजी अनरजिस्टर्ड हैं और मिस्टर एक्स जो है, मान लो ये पर्सन जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब क्या कि ये सप्लाई तो है, ये C2B सप्लाई है। अब अगर ये सप्लाई C2B है, C2B का मतलब क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, मतलब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो यहां पे क्या था? यहां पे जीएसटी मिलता ही नहीं था। यहां पे जीएसटी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं। तो मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने एक दुकान किराए पर दी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो ऐसा कहीं लॉ में लिखा ही नहीं था कि यहां पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि सप्लाई अगर मैंने की है और मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं तो आरसीएम में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं थी कि इस पे आरसीएम लगेगा। अब गवर्नमेंट को यहां पे जीएसटी मिलता ही नहीं था। अरे जीएसटी क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? स्पेसिफिकली इसी पॉइंट को आरसीएम में डाला कि अगर कोई सप्लाई C2B है, मतलब अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, मैं दोबारा बोलूंगा ये एंट्री कब लगेगी, सुनना ध्यान से, ये एंट्री B2B में नहीं है, ये एंट्री B2C में नहीं है, ये एंट्री C2C में नहीं है, ये एंट्री है C2B में, कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही हम जीएसटी लेंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये पर्सन जो है उसके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा और आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अब एक बार यहां पे चेक करना, दोगेश यार कैसे बेकार की बात कर रहे हो, नालायक। अब अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं पहले थोड़ा बहुत जीएसटी आपने पढ़ा हो। आई थिंक एक बार सारे बच्चे बताएं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं और स्लो चलूंगा, बट मुझे लग नहीं रहा, आई थिंक मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, मैं हर केस को एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, बट अगर आप फिर भी कहोगे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जी। क्या बातें मेरी समझ में आ रही हैं जी आपको जी?
ठीक है जी। चलो अब एक बार यहाँ पे, अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे देखना जी। अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से चेक करना क्या लिखा है, ध्यान से देखो। कह रहा है एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये कौन है, ये सी है। ठीक है, किसको सप्लाई कर रहा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसको, सी टू बी। किसकी सप्लाई हो रही है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अब मेरे को बताओगे अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है? मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़ के। कोई मेरे को बताएगा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली तो ऊपर वाली एंट्री है ना भाई, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली तो ऊपर वाली एंट्री है। तो अगर मैं ऊपर वाली एंट्री की बात करूंगा वो तो ऑलरेडी वहां पे कवर है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, कमर्शियल ड्वेलिंग की बात हो रही है, दुकानों की बात हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ये पॉइंट उस केस में एप्लीकेबल है। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बस ये बता दो जी। ठीक है जी, तो मेरे को कंक्लूजन बताओ जी। कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, अगर एक, इधर सुनो ध्यान से, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, तो गवर्नमेंट करी, ये तो जीएसटी पे नहीं करेगा, बट इसके बिहाफ पे ये पर्सन जो होगा वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी, एक बार ना आप थोड़ा सा बता दोगे कि फॉरवर्ड चार्ज कहाँ पे लगेगा और आरसीएम कहाँ पे लगेगा? तो लिख लो जी, जिसने भी लिखना है आप लिख सकते हो, लिखो जी। अब इस एंट्री का मैं तुम्हें फाइनल क्रक्स बताने जा रहा हूं, जिस बच्चे को लिखना है आप यहां पे लिख लेना जी। देखो जी, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, या तो सप्लाई है बी टू बी, ठीक है, या सप्लाई है बी टू सी, या सप्लाई है सी टू सी, और या वो सप्लाई है सी टू बी। ठीक है जी, और ये किसकी सप्लाई हो रही है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये उसकी सप्लाई हो रही है। अब अगर ये सप्लाई बी टू बी है तो जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा जी। क्लियर? अगर ये सप्लाई बी टू सी है, जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। अगर ये सप्लाई सी टू सी है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद अगर ये सप्लाई सी टू बी है तो अब गवर्नमेंट ने कहा यहां पे जीएसटी लगेगा, और यहां पे अमेंडमेंट आई है, आरसीएम में जीएसटी लगेगा। आई होप आपको अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं तो ये फाइनल अमेंडमेंट आपके सामने है, ये नई एंट्री इन्होंने आरसीएम में इंसर्ट की है 5AB के नाम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लॉक कर दूं? पक्का पक्का? चलो जी, तो एक अमेंडमेंट हमारी खत्म हो चुकी है आरसीएम वाले केस में। ये अमेंडमेंट हमारी आई थी, ये नई एंट्री इंसर्ट की थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, चलो। यश, रेजिडेंशियल का तो वही है ना जो आपने पहले पढ़ा, रेजिडेंशियल में कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई। रेजिडेंशियल तो जो आपने पहले पढ़ा, अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर दी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो एग्जम्प्ट है। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर दी रजिस्टर्ड पर्सन को बट पर्सनल पर्पस के लिए दी तो भी एग्जम्प्ट है। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर दी रजिस्टर्ड पर्सन को बट कमर्शियल पर्पस के लिए तो जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में लगेगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम है। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ फटाफट से जी। अब आ जाओ अगली अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 2 जी। अमेंडमेंट नंबर 2 पे आओ। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर दो। आपने थोड़ा बहुत, हेलो भाई साहब, आपने थोड़ा बहुत याद अगर आपको आ रहा हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्पोजिशन लेवी का, पढ़ा था आपने कॉम्पोजिशन लेवी? अच्छा याद है कॉम्पोजिशन लेवी? आपको जब मैंने क्लास में चैप्टर करवाया था, आपको मैंने नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिट स्कीम में डिफरेंस बताया था। याद करो याद करो, मैंने कहा था नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि हर महीने की 2 रिटर्न होती हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B, सॉरी जीएसटीआर 3B।
और फिर एक एनुअल, तो टोटल मिला के 25 रिटर्न जाती है नॉर्मल केस में। अगर आपने क्यू और एमपी स्कीम ली है तो बात एक अलग है, नॉर्मल केस में 25 रिटर्न जाती हैं। बट अगर आपने कॉम्पोजिशन लेवी की स्कीम ली है तो मैंने कहा था 2 रिटर्न जाती हैं और दोनों की दोनों एनुअल होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। अब दोनों एनुअल कौन कौन सी होती हैं आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है? एक तो मैंने कहा था, एक तो होती है जीएसटीआर 4 और एक होती है जीएसटीआर 9A, अगर आपको याद आ रहा हो। तो जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A ये दोनों एनुअल होती हैं। अरे किसी को याद है जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट क्या थी? किसी को याद है जीएसटीआर 4, जो जीएसटीआर 4 था उसकी ड्यू डेट क्या थी जीएसटीआर 4 की? तो जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट निकल के आती थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, वो याद था 30 अप्रैल। याद है 30 अप्रैल, मतलब जहां पे वो साल खत्म हुआ 30 अप्रैल तक उसको जीएसटीआर 4 भरनी होती थी और जीएसटीआर 9A की ड्यू डेट जो थी वो 31 दिसंबर निकल के आती थी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो सुनो ध्यान से, इसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। जीएसटीआर 9A आज भी 31 दिसंबर है। जो जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, इसको 30 अप्रैल से हटा के यहां पे 30 जून कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, 23-24 नहीं, 23-24 के लिए पुरानी है, 23-24 के लिए पुरानी ड्यू डेट है। फाइनेंशियल ईयर, ये अमेंडमेंट कब से? फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो रिटर्न जानी है जीएसटीआर 4 वो 30 जून या उससे पहले फाइल करनी है। अब ये ड्यू डेट जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से चेंज हो चुकी है। सर अगर ओल्ड आया, भाई ओल्ड क्यों आएगा यार, फिर अमेंडमेंट ही क्यों कर रहे हैं? फिर तो ऐसा तुम्हें पता नहीं कितने पुराने सालों का याद करके चलना पड़ेगा। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25, तो किसका आएगा? 24-25 का आएगा ना। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है ही नहीं, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24-25 ना, उसी के तो अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो उसी के अगर एग्जामिनर पूछता है कि भैया बताओ ड्यू डेट क्या है, तो फिर 30 जून या उससे पहले, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, जीएसटीआर 4 फॉर ए फाइनेंशियल ईयर शुड बी फर्निश्ड बाय 30 जून ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं जीएसटीआर 4 की बात करूंगा तो आपका बाय 30 डे ऑफ जून फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फिर एक आती है जीएसटी सीएमपी 08। अब ये जीएसटी सीएमपी 08 किसकी है? ये पेमेंट वाली है और ये क्वार्टरली जाती है, अभी भी क्वार्टरली जाएगी अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट रिटर्न वाले केस में है, अमेंडमेंट इसमें नहीं है। पेमेंट वाले केस में अभी भी क्वार्टरली पेमेंट करनी है, जीएसटी सीएमपी 08 में करनी है और अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले करनी है। तो पेमेंट होती है क्वार्टरली, रिटर्न होती है एनुअली। अमेंडमेंट रिटर्न वाले केस में है, अमेंडमेंट पेमेंट वाले केस में नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन ना? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि जो भी आपकी अमेंडमेंट निकल के आ रही है वो रिटर्न वाले केस में अमेंडमेंट है, वो पेमेंट वाले केस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो दैट इज 30 जून। क्या आपको बात समझो? 30 अप्रैल थी, वो डेट कब होगी? 30 जून हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। डन? चलो जी, 2 अमेंडमेंट हमारी खत्म। देखो 2 अमेंडमेंट कितनी सिंपल सिंपल, बताओगे? याद करवाओगे? कराओगे कराओगे कराओगे? पक्का पक्का बताओ। अपना भाई क्या किया था अभी, अपना सर वही ना, देखो पहली अमेंडमेंट तो आरसीएम में की, आरसीएम में एक नई एंट्री आ गई। कौन सी एंट्री आ गई? अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा तो उस पे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा, ये अमेंडमेंट आई है। दूसरा, जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट थी वो 30 अप्रैल थी, अब उसकी ड्यू डेट जो हो चुकी है वो 30 जून हो चुकी है, बस ये अमेंडमेंट आई है जी, बात खत्म जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अमेंडमेंट नंबर 3 पे आओ, अमेंडमेंट नंबर 3 पे आओ जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, आपने ना अमेंडमेंट नंबर 3 से पहले मेरे को ये बताना, आपने जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। किसी को याद है टीडीएस वाले चैप्टर में आपने टीडीएस का रेट क्या पढ़ा था? याद करो, टीडीएस का रेट जो था, टीडीएस का रेट आप पढ़ते थे 2%। याद करो, अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, तो 2% से टीडीएस काटना पड़ता था। और टीसीएस का रेट कितना था? 1% था, कि 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी, अगर आपको याद आ रहा हो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? अब गवर्नमेंट ने टीसीएस का रेट और कम कर दिया है, टीडीएस अभी भी उतना ही है। अब टीसीएस का रेट, टीडीएस नहीं, टीसीएस का रेट जो है ना, अब 1% की जगह कर दी है 0.5%।
अब 0.5 का मतलब क्या है? 0.25% CGST और 0.25% SGST, इस रेट से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो यहां पर देखो अमेंडमेंट आ गई है जी। देखो जी, रेट ऑफ टीसीएस क्या हो चुका है? दैट इज 2.25 ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, 0.5 ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट वाले केस में 0.5 हो चुका है और इंट्रास्टेट वाले केस में 0.25 और 0.25 ये आपका रेट आ चुका है। एग्जांपल नीचे दिया हुआ है जी। सपोज ए सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड 1120 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी 12% थ्रू ए ऑपरेटर बाय सप्लायर, द ऑपरेटर वुड कलेक्ट टीसीएस 0.5 ऑफ द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब जीएसटी बाहर निकालने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है? अब जीएसटी बाहर निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1000 की, तो 1000 का 0.5 जो बनेगा वो 5 रुपए का बनेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई वाले केस में 5 रुपए का टीसीएस हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वैसे कितना हो गया? 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, टोटल मिला के 5 रुपए का टीसीएस यहां पे निकल के आ गया। ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। डन। तो अमेंडमेंट 3 इसी के साथ में खत्म। 3 अमेंडमेंट हमारी खत्म हो चुकी हैं। एक आरसीएम वाली खत्म हो चुकी है, एक कॉम्पोजिशन लेवी वाली खत्म हो चुकी है और तीसरी टीसीएस वाली अमेंडमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। डन। चलो अब आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 4 के ऊपर आओ जी। अब अमेंडमेंट नंबर 4 के ऊपर आओ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट 4 अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब हम रिटर्न वाली अमेंडमेंट कर रहे हैं तो इस पे हमारा टाइम लगेगा जी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये अमेंडमेंट भी ऐसी है जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, पहले एक बात बताना, आपने ना रिटर्न वाला चैप्टर किया होगा? बोलो हाँ। हाँ बोलते रहो हाँ, ठीक है। रिटर्न वाले चैप्टर में आपने जीएसटीआर 1 किया होगा। हाँ सर जीएसटीआर 1 किया था। जीएसटीआर 1 में आपने ये किया होगा, जीएसटीआर 1 था स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। हाँ सर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई था, बिल्कुल था। फिर वहां पे आपने ये भी किया होगा कि जीएसटीआर 1 में हम जो है वो इनवॉइस अपलोड करते हैं, याद है? जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करते हैं, डिटेल फर्निश करनी होती है। अब जब तुम डिटेल फर्निश करते हो तो मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा नहीं याद आ रहा, मैंने कहा था डिटेल फर्निश करना किस पे डिपेंड करता है कि या तो सप्लाई तुम्हारी होगी B2B और या तुम्हारी सप्लाई होगी B2C, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने ये हाँ जी, तो यहां पर मैंने कहा था कि अगर मेरी सप्लाई, बहुत ध्यान सुना, अगर मेरी सप्लाई B2B है तो मैंने कहा था अगर मेरी सप्लाई B2B है तो मैंने कहा था इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी जरूरी होती है अगर मेरी सप्लाई B2B है, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर अगर मेरी सप्लाई B2C है तो वहां पे 2 केस हमने किए थे, या तो मेरी सप्लाई होगी इंटरस्टेट और या मेरी सप्लाई होगी इंट्रास्टेट। आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत? तो नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, अभी याद आएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर मेरी सप्लाई B2C है और मेरी सप्लाई इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट वाले केस में 2 केस थे, या तो वैल्यू तुम्हारी 2.5 लाख रुपए तक है या वैल्यू तुम्हारी 2.5 लाख से ज्यादा है। अब अगर तुम्हारी वैल्यू 2.5 लाख तक है तो फिर हमने कहा था वहां पे इनवॉइस वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड इनवॉइस की डिटेल फर्निश करते हैं, कंसोलिडेटेड। और अगर मेरी सप्लाई मतलब 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर वैल्यू मेरी 2.5 लाख से ज्यादा है, उस केस के अंदर फिर मैंने कहा था इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी जरूरी होती है। और अगर मेरी सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई है तो साहब इंट्रास्टेट वाले केस में चाहे 2.5 लाख तक हो या 2.5 लाख से ऊपर हो, दोनों केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस की डिटेल फर्निश करनी होती है। ये बातें आपने पहले पढ़ी होंगी, तो आप एक बार थम्स अप दिखा देना और लाइक का बटन तोड़ देना जी। नालायक, ई वे बिल कहां से आ गए यहाँ पे? ई वे बिल वाला चैप्टर नहीं है, ई वे बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये रिटर्न के चैप्टर में आपने पढ़ा था, जीएसटीआर 1 के अंदर। बच्चा कह रहा है ई वे बिल के अंदर था क्या? ठीक है, ये आपने रिटर्न के चैप्टर में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था रिटर्न के चैप्टर में। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं आपने क्या पढ़ा था, सुनो ध्यान से, कि जो जीएसटीआर 1 होता है वो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का होता है। वो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का।
आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमने सेल की है उसकी डिटेल जो जाती है वो जीएसटीआर 1 में जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर मैंने कहा था कि जो जीएसटीआर 1 होता है उसमें डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन ये था, डिटेल जो हमें फर्निश करनी है क्या वो इनवॉइस वाइज फर्निश करनी है, मतलब क्या हमें सारे इनवॉइस की डिटेल फर्निश करना जीएसटीआर 1 में जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने कहा था तुम बताओ तुम्हारी सप्लाई कौन सी है। अगर सप्लाई तुम्हारी B2B है तो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करना जरूरी है। अगर B2B है, अगर सप्लाई B2B है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने आईटीसी लेना है, तो अगर उसने आईटीसी लेना है तो डिटेल जो है वो इनवॉइस वाइज ही जाएगी। फिर अगर तुम्हारी सप्लाई B2C है, अगर तुम्हारी सप्लाई B2C है और इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इंटर स्टेट सप्लाई वाले केस में अगर वैल्यू इनवॉइस की 2.5 लाख तक है तो कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश करना, इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर वैल्यू तुम्हारी 2.5 लाख से ज्यादा की है तो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी इंटर स्टेट वाले केस में। बट अगर तुम्हारी सप्लाई B2C है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, चाहे वैल्यू जो मर्जी हो, हर केस में इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश नहीं करनी, कंसोलिडेटेड डिटेल ही फर्निश करनी है इंट्रा स्टेट वाले केस में। अब सुनो ध्यान से, अब अमेंडमेंट क्या आई है भाई। अमेंडमेंट बस इतनी सी एक बात आई है कि जहां 2.5 लाख रुपए की लिमिट थी वहां पर अब 1 लाख रुपए की लिमिट है बस। मतलब जहां पर आपने 2.5 लाख रुपए की लिमिट पड़ी थी वहां पर अब 1 लाख रुपए की लिमिट हो चुकी है। तो जहां जहां आपने वो डायग्राम बनाया होगा मैं दिखा देता हूं, इधर देखो ध्यान से। जो बच्चे क्रक्स मांग रहे हैं एक बार क्रक्स यहाँ पे देख ले, क्रक्स क्या है। इधर देखो क्रक्स क्या है, देखो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, या तो सप्लाई है आपकी B2B या सप्लाई है B2C। अगर B2B सप्लाई है तो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल सप्लाईज टू बी अपलोडेड। इनवॉइस वाइज डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी सप्लाई B2B है, चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, यह मैटर नहीं करता, सामने वाले बंदे को आईटीसी लेना है, उसको इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए ही चाहिए, बात खत्म। क्लियर। उसके बाद अगर तुम्हारी सप्लाई B2C है, अगर तुम्हारी सप्लाई क्या है B2C है, दो केस हैं, या तो इंटर स्टेट सप्लाई है या तुम्हारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट, पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर यह सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल, मतलब क्या क्या जीएसटी का रेट है, रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ ऑल इनवॉइसेस टू बी अपलोडेड। मतलब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश नहीं करनी, सारे इनवॉइस को कंसोलिडेट करके वो डिटेल फर्निश करनी है अगर तुम्हारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है और B2C है। बट अगर B2C सप्लाई है और इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट, तो अगर इनवॉइस 1 लाख से ऊपर के हैं तो भाई इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी है। और अगर इनवॉइस तुम्हारे 1 लाख रुपए तक के हैं तो अगेन वही स्टेट वाइज रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल आपको अपलोड करनी है। बस कुछ नहीं है, जो जहां तुमने 2.5 लाख की लिमिट पड़ी थी वहां पर अब 1 लाख रुपए की लिमिट पड़नी है। अमेंडमेंट सिर्फ जो है वो लिमिट के अंदर है, यहां पे आपकी अब 1 लाख रुपए की लिमिट है, जो लिमिट आपके पहले 2.5 लाख हुआ करती थी। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दूंगा आज वाली क्लास में, ठीक है। बस एक अमेंडमेंट छोटी सी मैं और कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें एग्जांपल कराऊंगा इसका, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लिमिट चेंज हो चुकी है तो एग्जामिनर 5 नंबर में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर दें जी। तो ये अमेंडमेंट आपकी यहाँ पे निकल कर आई है। एक तो रिटर्न के चैप्टर में आपकी ये अमेंडमेंट आई है जी, ठीक है जी। हाँ, कैसी हो गाबा बहन? अच्छी हूं राहुल बहन, तू बता कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बहन तुझे? हाँ ठीक है, चलो अब एक बार आ जाओ जी। अब यहाँ पे आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 5, ऑलमोस्ट आज की क्लास की लास्ट अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट 5 के बाद जो अमेंडमेंट 6 है, ये अमेंडमेंट जो है वो आईटीसी के चैप्टर की यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये बताओ, आईटीसी के चैप्टर से पहले अमेंडमेंट 5 देखते हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दें, सारे बच्चे आंसर दें। ओए हाँ, तो ये रेगुलर बैच वाला बच्चा है ना मेरे, क्योंकि आजकल लड़कियां ब्रो बोलती हैं, ब्रो कैसे हो, ब्रो क्या हाल चाल है, तो अब लड़कों को बहन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम देखें लड़कियों को बातें करते हुए, हाँ ब्रो
हाँ ब्रो ब्रो ठीक है ब्रो आ रहा हूं। लड़कियां बोलती हैं ब्रो आ रहा हूं। मेरे को लगता है कई बार मेरे पापा मुझे कॉल करें, विवेक क्या कर रहा है? पापा मैं खाना खा रही हूँ। पापा मैं जा रही हूँ। पापा बोलेंगे बेटे क्या हो गया? पापा ये मैं क्या बताऊं, लड़कियों से पूछूं वो कहती है मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूं, जा रही हूं तो बोलूंगी। ठीक है री, चलो। हाँ सोनाली मुझे याद है। ठीक है री, चलो इधर सुनो। ठीक है, राजवीर बहन इधर देखो ध्यान से। राजवीर बहन हो गया, उसके बाद देवांश बहन हो गया, उसके बाद तुषार बहन हो गया। ये सारे बहनें इधर देखें, और बाकी ये रह गई बात इनकी, क्या नाम है, सोनाली ब्रो की, और अपना जितने भी ब्रो यहाँ पे सामने बैठे हैं इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, आपने रिटर्न का चैप्टर किया था? बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट है, इन्होंने दी 2 पेज के अंदर दी हुई है, बट है वो 2 पेज की नहीं है, वो 1.5 पेज की भी नहीं, 1 पेज की भी नहीं, 2 लाइनों की छोटी सी अमेंडमेंट है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे को ये बताना, तुमने अभी तक रिटर्न वाले केस में क्या किया था कि हर महीने की 2 रिटर्न जाती हैं। एक तो आपकी रिटर्न जाती है GSTR 1। एक्चुअल में ये रिटर्न नहीं होती, ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होती है, तो GSTR 1 जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होती है। ठीक है जी। और एक जो होता है वो आपका होता है GSTR 3B। GSTR 3B जो होती है वो आपकी समरी रिटर्न होती है। वो आपकी क्या होती है? समरी रिटर्न होती है, जो मंथ में फाइल करते हैं, जिसके थ्रू में पेमेंट करनी होती है। अरे GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है? GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है वो होती है अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले, अगर आपको याद आ रहा हो। और जैसे हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो सामने वाला बंदे का, यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो, GSTR 2A, याद है GSTR 2A और 2B 14 तारीख या उससे पहले उसके 2B में ITC शो हो जाता है। भाई जैसे मैंने यहाँ पे GSTR 1 भरी तो उसके 14th या उससे पहले उसके GSTR 2B में शो हो जाएगा ITC। फिर उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा GSTR 3B में, और 3B की डेट जो होती है वो अगले महीने की 20 तारीख होती है। ये बातें हमने डिस्कस की हुई हैं रिटर्न वाले चैप्टर में। अब एक बात मेरे को सोच के और बताना, अब जो ये मैं बात करता हूं GSTR 1 की, याद है अगर GSTR 1 में गलती हो जाती है तो क्या GSTR 1 को मैं अमेंड कर सकता हूं? बताना मुझे, मेरे को सारे बच्चे बताओ। अगर मेरी GSTR 1 में कोई गलती हो जाती है, मान लो कोई मैंने अमाउंट गलत भर दिया, कोई डिजिट गलत भर दिया, कुछ इनवॉइस अपलोड होना रह, कुछ मिसिंग रह गया, तो क्या मैं GSTR 1 को रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज नो। तुम गलती कर रहे हो, फिर तुम गलती कर रहे हो। भाई GST में रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, GST में रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन का था, याद करो, GSTR 1 को तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते। वो इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, GST में रिटर्न रिवाइज करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। GST में तुम क्या कर सकते हो? रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई कब कर सकते हो? अगले महीने की जब तुम रिटर्न भरोगे तो उसमें तुम रेक्टिफाई कर देना। और रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट क्या होती है? वही 30 नवंबर। और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ये रिटर्न को रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट होती है। अब प्रॉब्लम क्या था, मार्केट में काफी लोग ये बात कहते थे कि हमें रिवाइज करने का मौका दिया जाए। भाई अगर मान लो मैंने रिटर्न भरी है और मेरे को उसको रिवाइज करना है, और जैसे ही मैं रिवाइज करूंगा तो मैं चाहता हूं उसी महीने की जो GSTR 3B है उसके अकॉर्डिंग मैं पेमेंट करूं, अपनी रिटर्न को मैं रिवाइज करूं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर एक फॉर्म इंसर्ट कर दिया GSTR 1A कि इसके थ्रू अब तुम अपनी GSTR 1 को अमेंड कर सकते हो। मतलब अब यहां पे क्या है, अभी यहां पे एक GSTR 1A आ चुका है कि इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू जो तुमने अपनी GSTR 1 भरी है इसको तुम अमेंड कर सकते हो। किसके थ्रू? GSTR 1A के थ्रू। मतलब पहले अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब एक GSTR 1A लॉन्च कर दिया कि GSTR 1A के थ्रू तुम इसको अमेंड कर सकते हो। अकॉर्डिंगली तो वो तुम्हारा 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तुम उसकी पेमेंट कर देना, अकॉर्डिंगली तुम उसका ITC क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। बट ये GSTR 1A जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल फैसिलिटी है कि अगर आपको अमेंड करके दिखानी है आप GSTR 1A में अमेंड करके दिखा सकते हो। सर क्या इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, ड्यू डेट इसकी नहीं है, बट गवर्नमेंट कहती है GSTR 1 की ड्यू डेट जो है ये उसके बाद ही जाएगी, बट GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उससे पहले ही भरनी होगी, ऑब्वियस सी बात है।
क्योंकि ये जो जीएसटीआर 1A भरोगे ये 3B में रिफ्लेक्ट होगी ना, इसके बेस पे ही तुम पेमेंट करोगे। तो इसकी कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि भैया अगर 11 तारीख इसकी है तो 13 तारीख इसकी है ना। ये जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है उस दिन या उसके बाद फाइल करोगे, बट जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है उससे पहले फाइल करोगे ताकि तुम्हारा 3B में रिफ्लेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग तुम यहां पे पेमेंट कर सकते हो। बस ये पर ध्यान दो। हाँ, जीएसटीआर 1 कब जाएगी? आफ्टर जीएसटीआर 1 बट बिफोर जीएसटीआर 3B। आप ऐसे याद कर सकते हो जी, आप बिल्कुल परफेक्ट ऐसे याद कर सकते हो कि आफ्टर जीएसटीआर 1 बट बिफोर जीएसटीआर 3B। बस ये पर ध्यान देना जी। अब एक बार यहां पे चेक कर लो जी, इधर देखो ध्यान से, देखो हाउ आर द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश इन करंट पीरियड अमेंडेड। कैसे अमेंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक प्रोविजो इंसर्ट की गई। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ध्यान से जी। सर जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा ना सामने? हाँ बिल्कुल होगा जी। अगर आपने 14 तारीख से पहले भर दिया जीएसटीआर 1A तो फिर उसी मंथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने जीएसटीआर 1A 14 के बाद भरा तो फिर अगले महीने में रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा, कंफर्म होगा जी। वो डिपेंड करता है कि आपने जीएसटीआर 1A कब फर्निश किया, ठीक है ना। अगर आपने 14 से पहले भर दिया तो 14 को जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट होता है तो उस महीने में हो जाएगा। उसके बाद भरा तो फिर वो अगले महीने में होगा, तो 2B के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट होगा जी, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे चेक करो, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान तो देखो जी। कह रहे इन केस वेयर ए टैक्स पेयर आफ्टर हैविंग द फाइल जीएसटीआर 1 रियलाइज दैट सम अमेंडमेंट डाउनवर्ड और अपवर्ड कम या ज्यादा इज रिक्वायर्ड, हमें जरूरत होती है टू बी मेड in his tax liability in form of GSTR 1 and optional form GSTR 1A is provided to him। ये optional form देते हैं GSTR 1A। This allow him to add any particular of current tax period miss out in the reporting in form GSTR 1 of current tax period or amend any particular already declared in form GSTR 1 of current tax period, including those declared in IFF for the first and second month of quarter, if any, for QRMP scheme। A registered person may, after furnishing the detail of outward supply of goods and service or both, inform GSTR 1 for a tax period but before the filing of return in GSTR 3B। वही बात कह रहे हैं, for the said tax period at his own option, ये उसका ऑप्शन है, amend or furnish additional detail of outward supply of goods or service or both in form GSTR 1A for the said tax period। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो छोटा सा। क्या एग्जांपल में क्या कह रहे हैं? ए सप्लायर इशू 2 इनवॉइस, 2 इनवॉइस हैं INV1 INV2 इन द मंथ ऑफ जनवरी। ही फर्निश द डिटेल ऑफ इनवॉइस 1 ऑन 8 फरवरी। उसने इनवॉइस 1 की डिटेल भर दी 8 फरवरी को इन फॉर्म GSTR 1। हाउएवर ही मिस 1 इनवॉइस INV2 भूल गया एंड फर्निश द डिटेल ऑफ द सेम इन फॉर्म GSTR 1A ऑन 15 फरवरी। अब देखो 15 फरवरी को उसने GSTR 1A भरा। अब सारे बच्चे बोल देना ये जो 8 को भरा तो ये तो इसके 2B में शो हो जाएगा 14 फरवरी को, बट ये जो GSTR 1A में इनवॉइस 2 भरा 15 फरवरी को तो 14 फरवरी को तो 2B शो हो जाता है। ये इसने भरा 15 के बाद तो ये 2B में शो होगा, बट 14 फरवरी को तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 14 फरवरी तो चली गई। अब ये शो होगा 14 मार्च को, बट हाँ इसकी पेमेंट जो होगी वो अभी 3B के अंदर शो हो जाएगी, तो पेमेंट तुम्हें अभी करनी पड़ेगी, बट ITC जो होगा वो अगली बार शो होगा। बस ये पर ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, इन दिस केस INV1 विल गो फ्रॉम GSTR 2B। देखो INV1 तो 2B में चला जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज 14 फरवरी। फर्दर INV2 विल बी मेड अवेलेबल इन GSTR 2B टू द रेसिपिएंट ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी, दैट इज मेड अवेलेबल टू 14 मार्च। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो दोनों के दोनों 2B के अंदर होंगे, एक अभी होगा एक बाद में होगा, बट पेमेंट जो होंगी अकॉर्डिंगली 20 तारीख से पहले आपको करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। क्रक्स बताओ, काबा कह रहा है क्रक्स। सर जी गाबे, ओए गाबे गाबे गाबे, क्रक्स बताओ। क्रक्स ये है GSTR 1 में तुम कुछ भूल गए, अब GSTR 1A के थ्रू अमेंड कर सकते हो। क्या डेट है? 1 के बाद बट 3B से पहले उसको अमेंड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये तुम्हें ऑप्शनल फॉर्म दिया गया है कि अगर तुम्हें कुछ अमेंडमेंट करनी है तो 1A से तुम अमेंडमेंट कर सकते हो। इससे तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी भी मॉडिफाई हो जाएगी और तुम्हारा 2B जो ITC है अकॉर्डिंगली वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो।
9 फेब को भी GSTR 1A फाइल किया तो भी GSTR 2B में 2A में, हाँ तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 14 से पहले कर दोगे तो दिख जाएगा, 14 के बाद करोगे तो अगले महीने जाएगा आज। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना चाहिए एग्जाम्पल को। अब देखो यहाँ पर इसने क्रक्स बता दिया, जो तुम मेरे से क्रक्स मांग रहे हो ना, क्रक्स उसने बता दिया। GSTR 1A इज ऑप्शनल फैसिलिटी, इट कैन बी फाइल ओनली वंस, ये एक ही बार, मजे नहीं लेने गवर्नमेंट के। ओए हेलो भाई साहब, मजे नहीं लेने गवर्नमेंट के, एक ही बार। इट अलाउड टू अमेंड द रिकॉर्ड फाइल इन GSTR 1 ऑफ करंट टैक्स पीरियड कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। अब जो इसका इफेक्ट है मेड थ्रू GSTR 1A, द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर शैल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 3B, वही 3B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 1A रिफ्लेक्ट होगा GSTR 2B। ठीक है ना, अगर आपने 14 को फाइल किया तो जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड है, नेक्स्ट टैक्स पीरियड जो है उसके 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। इट कैन अमेंड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो, ये मैनुअली फाइल नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, सारा का सारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली है, इसमें कोई भी काम मैनुअली नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई ड्यू डेट नहीं है GSTR 1A के लिए, सिंपल सी बात है, बस GSTR 1 के बाद जानी चाहिए और GSTR 3B से पहले जानी चाहिए, ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। और QRMP वाले केस में क्वार्टरली जाएगी, जैसे वहां पे GSTR 1 क्वार्टरली है तो 1A भी क्वार्टरली है, नॉर्मल केस में 1 मंथली है तो 1A भी मंथली है। तो 1A एक अमेंडमेंट का फॉर्म नंबर आ गया कि अगर तुम्हें अमेंडमेंट करनी है 1 में तो 1A से अमेंडमेंट कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर दें? हाँ नेक्स्ट मंथ ही आएगा, 14 के बाद का भी दिखेगा 2B में ही, तो हाँ नेक्स्ट मंथ ही आएगा। मतलब जो आपका 2B शो होगा वो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो नेक्स्ट मंथ के 2B के अंदर शो हो जाएगा ITC। ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर दें? तो ये आपकी अमेंडमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है, ये आपकी छोटी सी अमेंडमेंट है, इसमें से भी शायद वो तुमसे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मई 25 में या जून 25 में अमेंडमेंट बहुत सारी आती हैं, तो उसको तुम दिमाग में लेके चलना बस। ठीक है, अब मैं छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फटाफट से उसको लिखो और देन फिर आज वाली क्लास हम खत्म करेंगे। सब बच्चों ने मेरे साथ लिखना है, वैसे रेगुलर बैच में ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया हुआ है, बट अब लिमिट चेंज हो गई है तो मैं दोबारा से लिखवाने जा रहा हूँ जी। ठीक है, आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी, लिखो यहां पे क्वेश्चन लिखो। VG ए registered person in a registered person in Delhi supplier of goods taxable at the rate 12% GST in the स्टेट ऑफ दिल्ली एंड मान लो पंजाब, दोनों स्टेट में सामान सप्लाई करता है, सेम स्टेट। और सर अगर GSTR 1A भरने के बाद ही मिस्टेक हो गई तो अमेंड नहीं कर सकते, तो फिर रेक्टिफाई करोगे अगली रिटर्न में, एंड पंजाब जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखो कि furnish details in relation to independent supply made by him in क्वार्टर एंडिंग जून 2024, जून 2024 से। अब ये सप्लाई किस किस को की है? रेसिपिएंट, ये RP है या URP है? नेचर, वैल्यू आपको बताना है, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी
या कंसोलिडेटेड जाएगी जी, ये बताना है आपको जी। लो जी, रेसिपिएंट, मान लो रेसिपिएंट है ए बी सी डी ई एफ जी, आरपी आरपी यूआरपी 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 आरपी यूआरपी। एवरी मंथ, जय एवरी मंथ, नेचर, इंट्रा 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 इंटर 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 इंटर। वैल्यू जो है, वैल्यू वैल्यू है 90,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,50,000, 80,000, 90,000 और यहां पे मान लो है 1,90,000। बताओ जी, अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ, पहले वाले केस में बताओ, पहले वाले केस में जी। हाँ जी, पहले वाले केस में आरपी है, बी टू बी सप्लाई है, तो वैल्यू मेरे को चेक ही नहीं करनी, नेचर मेरे को चेक ही नहीं करनी, इनवॉइस वाइज जाएगी जी, इसमें कोई क्लेश ही नहीं है। अगला भी आरपी है, बी टू बी है, वैल्यू चेक ही नहीं करनी, नेचर चेक ही नहीं करनी, इनवॉइस वाइज ही जाएगी। अगला है यूआरपी, बी टू सी और इंट्रा स्टेट है, तो भाई इंट्रा स्टेट के तो हर केस में कंसोलिडेटेड ही जाएगी, कंसोलिडेटेड जाएगी। वहां पर वैल्यू चाहे आपकी 1,00,000 से ऊपर ही क्यों ना हो, क्योंकि 1,00,000 रुपए की लिमिट इंटर स्टेट वाले केस में है, इंट्रा स्टेट वाले केस में नहीं है। अगला B2C है, इंटर स्टेट है और 1,00,000 से ऊपर है, तो इनवॉइस वाइज। अगला B2C है, इंटर है, 80,000 है, तो 1,00,000 तक है, तो कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी। अगला आरपी है, B2B है, तो भाई B2B वाले केस में तो आपका इनवॉइस वाइज ही डिटेल जानी है। अगला B2C है, इंटर है, और अगर इंटर है तो 1,00,000 से ऊपर है, तो इनवॉइस वाइज ही जानी है। लो जी, कोई दिक्कत हो तो बता दो जी, बस ये अमेंडमेंट है जी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हें 8-10 पॉइंट वो दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे बताओ इनवॉइस वाइज या कंसोलिडेटेड, ये तुमसे पूछ लेंगे। ये आपकी नई अमेंडमेंट निकल के आई है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको हम पैक कर सकते हैं जी? पक्का पक्का। चलो तो फाइनली अब जाके अब एक बार देखना हमने कौन कौन सी अमेंडमेंट कर ली है जी। अब अगर मैं चेक करता हूँ अमेंडमेंट हमने कौन कौन सी कर ली हैं, तो उसको ऐसा करते हैं रेड से हाईलाइट कर देते हैं। तो एक तो हमने आरसीएम कर ली, कॉम्पोजिशन लेवी, आरसीएम में एक नई एंट्री ऐड हुई है ना, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आरसीएम। कॉम्पोजिशन लेवी में रिटर्न फाइल करने की जीएसटीआर 4 की डेट चेंज हो गई 30 जून, ठीक है। फिर टीडीएस टीसीएस में, टीसीएस वाले केस में रेट चेंज हो गया। टीसीएस वाले केस में रेट क्या था, पहले 1% था, 0.5 अब कितना हो गया, टोटल 0.5 हो गया, मतलब 0.25 हो गया। रिटर्न के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट आई हैं। एक तो आपका अमेंडमेंट क्या आई है, आपकी वो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी है या कंसोलिडेटेड, उसमें अमेंडमेंट क्या आई है। B2B में तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है, इनवॉइस वाइज। B2C में अगर सप्लाई तुम्हारी इंट्रा है तो पहले भी कंसोलिडेटेड था, अब भी कंसोलिडेटेड है। फिर अगर सप्लाई तुम्हारी इंटर है, अगर 2.5 लाख तक है, पहले जो लिमिट थी, अब वो 2.5 लाख की लिमिट 1 लाख हो चुकी है। इट मींस अगर 1 लाख तक है तो फिर आपकी जाएगी कंसोलिडेटेड, अगर 1 लाख से ऊपर की है तो इनवॉइस वाइज जाएगी। ये अमेंडमेंट आई है पहली। दूसरी रिटर्न में क्या अमेंडमेंट आई है, अगर जीएसटीआर 1 में तुमसे कोई मिस्टेक हो गई है, उसको तुम अमेंड कर सकते हो जीएसटीआर 1A के थ्रू। 1A ऑप्शनल है,
इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, इसकी ड्यू डेट नहीं है, इसका मतलब क्या कि 1 के बाद जानी है और 3B से पहले आपको फाइल करनी है। इसका इफेक्ट तुम्हारा 3B के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, इसका इफेक्ट तुम्हारा 2B के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, तो ये बस अमेंडमेंट हमने की हैं, और बाकी कल हम करेंगे आईटीसी और पेमेंट वाले चैप्टर की, फिर हम करेंगे एग्जामिशन और ईसीओ वाली अमेंडमेंट करेंगे। तो ये आपकी अमेंडमेंट है, डन। चलो जी, अब इसको लॉक कर देते हैं फटाफट से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर 5 बजे। अगर अच्छी लगे तो सारे बच्चे लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक की वजह से ही ये वीडियो ऊपर आती हैं। इसको बहुत सारे बच्चे और भी देखते हैं, उनकी भी हेल्प होती है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।